सर्जरी की कल्पना कीजिए, लेकिन आज नहीं, हजारों साल पहले। एक ऐसा दौर जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इलाज का मतलब था अंधविश्वास। तब प्राचीन भारत में एक बिल्कुल अलग एक वैज्ञानिक क्रांति चल रही थी। तो चलिए आज हम सुश्रुत और भारतीय सर्जरी की उस हैरान कर देने वाली कहानी को जानते हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं प्राचीन सर्जरी तो मन में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? यही ना कि तरीके बहुत कच्चे रहे होंगे, असुरक्षित और शायद विज्ञान से ज्यादा अंधविश्वास पर चलते होंगे। लेकिन अगर ये सारी बातें, ये सारी धारणाएं पूरी तरह से गलत हों तो? चलिए प्राचीन भारत की यात्रा पर, जहां सर्जरी की कहानी विज्ञान, सटीकता और एक कमाल के कौशल से लिखी जा रही थी। और देखिए, ये कोई हवाई कहानी नहीं है, ये एक बाकायदा साइंटिफिक सिस्टम था। प्राचीन भारतीय चिकित्सा की नींव वो किसी जादू टोने पर नहीं, बल्कि बहुत ही ठोस सिद्धांतों पर रखी गई थी। इसकी जड़ें थी आयुर्वेद में। यहां पर बीमारी को किसी देवी देवता का श्राप नहीं माना जाता था, नहीं, बल्कि यह माना जाता था कि शरीर का जो अंदरूनी संतुलन है वो बिगड़ गया है। और इलाज का आधार क्या था? बहुत सिंपल, ध्यान से लक्षणों को देखना, बीमारी को समझना और फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका इलाज करना। इस वैज्ञानिक सोच का सबसे बड़ा सबूत वो है सुश्रुत संहिता। सोचिए, ये दुनिया के सबसे पुराने सर्जिकल ग्रंथों में से एक है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उस जमाने के कमाल के ज्ञान का एक जीता जागता सबूत है। और जरा सोचिए, इसमें कितना ज्ञान भरा होगा। 300 से भी ज्यादा, जी हां, 300 से ज्यादा अलग अलग तरह की सर्जिकल प्रक्रियाओं का पूरा ब्यौरा। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी संख्या थी। इससे पता चलता है कि मेडिकल साइंस की समझ कितनी गहरी थी। और ये बस प्रक्रियाओं की कोई लिस्ट नहीं थी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो हर एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया था, हर प्रोसीजर का स्टेप बाय स्टेप डिटेल था, और तो और सर्जनों के लिए सख्त एथिकल गाइडलाइंस भी थीं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे सिखाया जा सकता था, जिसे बार बार किया जा सकता था। और यही तो विज्ञान की असली पहचान है ना। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उस जमाने के सर्जन सीधे इंसानों पर प्रैक्टिस नहीं करते थे। पहले सब्जियों पर चीरा लगाना सीखते थे, जानवरों की खाल पर टांके लगाने की प्रैक्टिस करते थे। ये तरीके आज के मॉडर्न सर्जिकल सिमुलेशन से कितने मिलते जुलते हैं, सोचिए। इससे ये पता चलता है कि वो सिर्फ ये नहीं जानते थे कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझते थे कि कैसे सीखना है। तो इस तरह की ट्रेनिंग के बाद आखिर किस लेवल की सर्जरी मुमकिन थी? कुछ उदाहरण तो ऐसे हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। जैसे कि राइनोप्लास्टी, यानी नाक को फिर से बनाना। उस समय नाक काटना एक आम सजा हुआ करती थी, तो जाहिर है इस हुनर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और उनकी जो टेक्निक थी वो तो कमाल की थी। वो पता है क्या करते थे? माथे से स्किन का एक हिस्सा लेते थे, लेकिन उसे पूरी तरह अलग नहीं करते थे। ऐसा इसलिए ताकि उसमें खून का बहाव बना रहे। फिर उसे घुमाकर नाक की जगह पर लगा देते थे। खून के बहाव को बनाए रखना ही कामयाबी का रास्ता, और ये बात वो हजारों साल पहले जानते थे। और ये तकनीक इतनी कामयाब थी कि सदियों बाद 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्जनों ने इसे भारत में देखा, सीखा और फिर यूरोप ले गए। और आज भी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की किताबें मानती हैं कि इसकी जड़ें भारत में हैं। एक और मिसाल चाहिए, मोतियाबिंद की सर्जरी। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही खास तरह की सुई से आंख के अंदर जाना और जो धुंधला लेंस है उसे धीरे से रास्ते से हटा देना ताकि रोशनी फिर से अंदर जा सके। आप सोच सकते हैं इसके लिए शरीर की कितनी गहरी समझ और कितने सदेवे हाथों की जरूरत पड़ती होगी। अब इस वैज्ञानिक सोच की अहमियत को सही से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना उस समय के यूरोप से करते हैं। देखिए, जहां भारत में बीमारी को शरीर के असंतुलन का नतीजा माना जाता था, वहीं यूरोप में इसे अक्सर पाप या जादू टोने का असर समझा जाता था। ये सोच में सच में जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का आज क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ इतिहास के सुनहरे पन्नों को पलटना नहीं है, नहीं, ये हमें साइंस के नेचर के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें सिखाता है। तो मन में एक सवाल आना लाजमी है ना कि अगर ये ज्ञान इतना एडवांस्ड था तो ये पूरी दुनिया में पहले क्यों नहीं फैला? इसकी कई वजहें थी। एक तो भाषा की रुकावटें थीं, संस्कृत के ग्रंथों का ज्यादा अनुवाद हुआ नहीं। फिर बाद के दौर में एक ऐसी सोच हावी हो गई जो यूरोप के बाहर के ज्ञान को कम करके आंकती थी। और इन्हीं वजहों से ये कमाल का ज्ञान दुनिया के एक कोने में ही सिमट कर रह गया। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है
ये उस सोच को तोड़ती है कि साइंस का जन्म सिर्फ किसी एक जगह या एक कल्चर में हुआ। सच्चाई तो ये है कि ज्ञान की खोज हम सबकी एक साझा यात्रा है। सुश्रुत की ये विरासत हमें यही याद दिलाती है कि विज्ञान किसी एक देश या एक जमाने की जागीर नहीं है। ये तो वहीं फलता फूलता है जहां ऑब्जर्वेशन, ट्रेनिंग और खुली सोच को पनपने का मौका दिया जाता है। और इतिहास गवाह है कि प्राचीन भारत उस वैज्ञानिक सोच का एक शानदार उदाहरण था। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास में और न जाने कितने ऐसे अध्याय दबे हुए हैं जिन्हें खोजना भी बाकी है।